नमस्कार। आज के ट्यूटोरियल का विषय है के नियरेस्ट नेबर्स रिग्रेशन। चलिए आरंभ करते हैं। आज हम के नियरेस्ट नेबर्स रिग्रेशन को एक पब्लिक डेटा सेट पे लगाएंगे। उसके फीचर सिलेक्शन, फीचर स्केलिंग का यूज़ करेंगे। उसमें आउटलायर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि अगर एक से ज़्यादा टारगेट वेरिएबल्स हो तो उसको कैसे यूटिलाइज करें, उसको कैसे हम अपनी एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी सीखेंगे। तो इस ट्यूटोरियल के मॉडल को लर्न करने में आपको 5 मिनट या उससे कम लगेंगे। जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आज हमें एक KNN रिग्रेशन मॉडल बनाना है जिसकी जो प्रिडिक्ट करेगा कि हमारी जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर निकल के आया है उसकी हीटिंग और कूलिंग लोड रिक्वायरमेंट्स सफिशिएंटली सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। उसके लिए हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है हम उसका यूज़ करेंगे। ये एक लाइन में कहा जाए तो हमारे को यहाँ पे एनर्जी एनालिसिस करना है डिफरेंट बिल्डिंग शेप्स की, जो हमने इको टेस्ट टेक सॉफ्टवेयर से निकाली है। यहाँ पे हमारे को 8 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है जिसके बेसिस पे हम ये जज करेंगे कि उसकी हीटिंग और कूलिंग कैपेसिटी कितनी अच्छी है। यहाँ पे ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि हम आज मल्टीपल रिस्पांस रिग्रेशन का यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 रिस्पांस वेरिएबल्स है इंस्टेड ऑफ सिर्फ एक के। जैसे हम हमेशा आरंभ करते हैं, सबसे पहले हम जो एसेंशियल लाइब्रेरीज हैं उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि पैंडास है जो कि एक डेटा मैनिपुलेशन लाइब्रेरी है। फिर हमारे पास नमपाई है। नमपाई हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है। फिर हमारे पास मैटप्लॉटलिब है जो कि प्लॉट्स के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हमारे पास sklearn है जो हमेशा की तरह हमारे मशीन लर्निंग मॉडल्स को इन्वोक करने में हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं डेटा लोड करके। अभी जो हमारे पास डेटा है ये हम UCI लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर रहे हैं और ये रिपोजिटरी, जैसा कि आपको मालूम है कि ये बहुत अच्छी रिपोजिटरी है। इसमें तरह तरीके के डेटा होते हैं। इस बार जो हम डेटा लेके आए हैं वो एक्सेल शीट में अवेलेबल है .xlx फॉर्मेट में। तो वो हमने डेटा निकाला और हमने उसका हेड देखा तो हमें पता चला कि अच्छा वहाँ पे 8 फीचर्स हैं X1 से लेकर X8 तक, जिसके अपने अपने मीनिंग्स हैं जो हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। हमारे को जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम पीछे जाकर देखेंगे कि उस फीचर्स का मतलब क्या है और वो हमारे डेटा के लिए कितना हेल्पफुल है। फिर हमारे पास 2 रिस्पांस वेरिएबल्स है Y1 और Y2, जिसमें से एक हीटिंग के लिए है और एक कूलिंग के लिए। इन दोनों को ही हमारे को रिग्रेशन मॉडल में प्रिडिक्ट करना है। यही हमारा टास्क है। हमने डेटा की शेप देखी तो हमें पता चला कि हमारे पास इन टोटल 10 कॉलम्स हैं, जिसमें से जैसे कि हमें पता है कि लास्ट के 2 जो हैं वो रिस्पांस वेरिएबल्स हैं और बाकी शुरू के 8 जो हैं हमारे 8 फीचर्स हैं। उसके अलावा 768 हमारे पास रोज हैं। हर एक रो एक डिफरेंट शेप और कैरेक्टरिस्टिक का सिमुलेशन जो बिल्डिंग का है उस सॉफ्टवेयर से हमने बनाया है उसको दर्शाती है। कुछ इंफॉर्मेशन भी निकालते हैं हम डेटा के बारे में तो हमारे को पता चलता है कि सारे कॉलम्स जो हैं उनमें से किसी में भी कोई नल वैल्यू नहीं है। इसमें से हम देखें तो X6 और X8 में इंटीजर वैल्यूज़ भरी हुई हैं, जबकि बाकी सब कॉलम्स में जिसमें हमारे टारगेट वेरिएबल्स भी आते हैं उन सब में फ्लोट वैल्यूज़ भरी हुई हैं। और हमारा डेटा लगभग 60 KB का मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, जो कि सफिशिएंट है कोलैब में काम करने के लिए। आप जानते होंगे कोलैब में भी लिमिटेशन है कि आप कितना डेटा एक बारी में अपलोड करके यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमारी लिमिटेशन रहती है। इसलिए हम हमेशा शुरू में चेक करते हैं कि अच्छा हमारी कितनी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे चाहिए ताकि हमें आगे चल के किसी और कंप्यूटर पे सेम काम करना हो तो हम कर पाए। हमने डेटा का डिस्क्रिप्शन भी लिया है तो यहाँ पे हमारे को पता चलता है कि डेटा में डिफरेंट फीचर्स की बहुत ज़्यादा रेंज है। जैसे कि X1 की मैक्सिमम वैल्यू 0.98 है, जबकि X2 की मैक्सिमम वैल्यू 808 है
और उसकी मिनिमम वैल्यू 514 है, जबकि x2 की पॉइंट्स में ही है 0.62। तो ये काफ़ी वेरिएशन हमारे को नज़र आ रही है। आगे चलते हैं। फीचर्स और प्रिडिक्शंस में हमने डेटा को स्प्लिट कर लिया है। पहले की तरह जब हम सिर्फ एक लास्ट का कॉलम यूज़ करते थे, इस बार हमारे को पीछे के 2 कॉलम्स को यूज़ करना पड़ रहा है ताकि हम अपनी प्रिडिक्शंस को हमारी फीचर्स से अलग कर सकें। तो फीचर्स का हमने देखा, यहाँ पे हमने फीचर का हेड शुरू की 5 रोज प्रिंट कर दी। वैसे ही हमने प्रिडिक्शंस की भी शुरू की 5 रोज प्रिंट करी हैं और हमने डेटा को स्प्लिट कर लिया है बड़ी आसानी से। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे फीचर स्केलिंग का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, जिसका गोल ये रहता है कि हम इंश्योर कर सकें कि हमारे जो फीचर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन कहीं ओवर पार तो नहीं कर रहा है बाकी फीचर्स के लिए, कहीं एक फीचर बहुत दब तो नहीं रही है बाकी फीचर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि हमारा सबका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। जैसा कि हमने पीछे देखा कि एक फीचर की वैल्यू पॉइंट्स की रेंज में थी, जबकि दूसरी की रेंज जो थी वो हंड्रेड्स में थी। तो कैसे हम इन वेरिएशंस को ठीक कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हमारे को मिलता है फीचर स्केलिंग से। दो बहुत ही कॉमन फीचर स्केलिंग टेक्निक्स हैं, नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। जहाँ तक कि मोटी तौर पे कहा जाए तो नॉर्मलाइजेशन जो होती है वो 0 से 1 के बीच में फीचर को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, उसकी रेंज को जो भी होती है उसको 0 से 1 के बीच में ले आती है, और ऐसा वो हर कॉलम के लिए करती है। तो हमारे को एक रेंज मिल जाती है कि 0 से 1 की रेंज में ही हमारा सारे कॉलम्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसी स्टैंडर्डाइजेशन भी होती है जिसमें हम मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के रिस्पेक्ट में हमारे फीचर्स को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। ये भी एक तरीके की स्केलिंग है। इसकी इंपॉर्टेंस भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है कि अगर एक कॉलम बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, क्योंकि हमारा ML मॉडल कंप्लीटली वैल्यूज से डील करता है तो उसको वैल्यूज ही समझ में आती हैं। तो अगर एक कॉलम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी बाकी कॉलम्स के कंपैरिजन में, तो हमारा मॉडल उस वैल्यू को ज़्यादा तवज्जो देने लगेगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगेगा, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सारी फीचर्स अभी के लिए, जब तक हमारे पास कोई डोमेन नॉलेज नहीं है या हम कोई डोमेन नॉलेज अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, तब तक हम ये मान के चलेंगे कि सारी फीचर्स इक्वली इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और हम एक को दूसरे से ज़्यादा एम्फेसाइज ना करें। उसी से हम यहाँ पे आते हैं कि परफॉर्मेंस, हम स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमने स्टैंडर्डाइजेशन फीचर्स की परफॉर्म करी है और अब हम देख सकते हैं कि हर एक फीचर की वैल्यू काफ़ी 0 के अराउंड आ गई है, काफ़ी दब गई है, काफ़ी कम हो गई है एज कंपेयर टू जब हमारे पास हंड्रेड्स की रेंज थी या थाउजेंड्स की रेंज थी। अब वो वैल्यूज घटकर इंटीजर के अराउंड, 0 के अराउंड, 1 के अराउंड आ गई है, जो कि हमारा गोल भी था। अब क्योंकि अब फीचर्स अलग अलग हो चुकी हैं, तो अब हम उस पर स्टैंडर्डाइजेशन कर चुके हैं। अब बारी आती है कि हम डेटा को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर दें। तो हमने यहाँ पे एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट में हमने डेटा को स्प्लिट कर लिया है 80-20 के रेशियो में, हमेशा की तरह। आते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस पे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने पहले डेटा को, ट्रेनिंग डेटा को साथ में रख के वहाँ पे प्रिंट कर लिया है। हम देख पा रहे हैं कि हमने डेटा शफल भी किया था, इसलिए इसके जो इंडेक्सेस हैं वो अलग अलग भी आ रहे हैं। फिर हमने समरी स्टैटिस्टिक्स भी प्रिंट करी हैं हमारे पूरे ट्रेनिंग डेटा की। हम काउंट देख पा रहे हैं, काउंट से हमें पता चलता है कि कोई नल वैल्यू नहीं है, जो कि हमने पीछे भी देखा था। उसके अलावा हमें हर फीचर का मीन पता चल रहा है, हर टारगेट वेरिएबल का भी मीन पता चल रहा है, वैसे मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल रही है। और आप ध्यान से देखें तो हमने अभी अभी फीचर स्केलिंग करी है, स्टैंडर्डाइजेशन करी है, तो इसका मीन हर एक फीचर के लिए लगभग 0 के अराउंड ही रहेगा। पूरी तरीके से 0 नहीं होगा क्योंकि वैल्यूज बहुत अलग अलग होती हैं, तो हमारे को सबसे पहले उसको कंप्रेस करना पड़ता है और हम ट्राई करते हैं कि वो 0 के अराउंड मीन में रहे और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 में रहे, जो कि हमारे को यहाँ पे दिखाई भी दे रही है। सो हमने फीचर्स के लिए मीन 0 और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 रखा था, कहीं उसके अराउंड ही हमारे को ये वैल्यूज मिल भी रही हैं। अब हम बॉक्स प्लॉट को देखते हैं। बॉक्स प्लॉट एक बहुत अच्छी
टूल है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या हमारे डेटा में कोई आउटलायर्स तो नहीं है। आउटलायर्स जैसा कि आपको पता होगा, कोई ऐसी वैल्यू जो कि हमारी नॉर्मल रेंज से बहुत अलग जा रही हो उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बॉक्स प्लॉट क्या प्लॉट करके दे रहा है, हमारे को एक स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर मीन और उसके अराउंड कितना डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है वैसी डिस्ट्रीब्यूशन दे देता है। ऐसा ही हम हर फीचर के लिए देख सकते हैं, लेकिन आप नोटिस कीजिए कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि हमारी नॉर्मल फीचर की रेंज से बहुत बाहर जा रहा हो। अगर ऐसा कोई पॉइंट होता तो बॉक्स प्लॉट में वो एक डायमंड शेप के रूप में या एक डॉट के रूप में काफी दूर, इस पूरी रेंज से, इस पूरी लाइन से काफी दूर नजर आ जाता। तो उससे हम कह देते कि हाँ, ये एक पॉइंट है जो हमें लगता है कि हाँ, ये पॉइंट जो है आउटलायर है और इसको हमारे को ट्रीट करना पड़ेगा। सो आउटलायर ट्रीट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। उसको हम, जब हमारे पास कोई आउटलायर आएगा डेटा में, डिटेल में स्टडी करेंगे कि हम कैसे चेंजेस उसमें अप्लाई कर सकते हैं और हमारा डेटा कैसे हम क्लीन कर सकते हैं। इसको डेटा क्लीनिंग भी कहते हैं कि हम आउटलायर हटा रहे हैं, हम रेंज देख रहे हैं, हम प्री प्रोसेस कर रहे हैं डेटा को। वो भी एक तरीका है जो कि हमारे को करना पड़ता है जब हम डेटा को ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहे हो उससे पहले। सो आइए चलते हैं हम कोरिलेशन एनालिसिस में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। सबसे पहले हमने कोरिलेशन एनालिसिस में सारे फीचर्स और टारगेट वेरिएबल्स के अगेंस्ट बाकी सारे फीचर्स और टारगेट वेरिएबल्स को कोरिलेशन मैट्रिक्स में प्रिंट कर लिया है और हमारी वैल्यूज यहाँ पे रखी हुई हैं। वैसे ही हम विजुअलाइज भी करते हैं हमेशा की तरह। तो विजुअलाइजेशन में हमारे को इजीली पता लग जाता है कि हमारी क्या ऑब्जर्वेशंस निकल के आए। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो x5 है वो हमारे दोनों टारगेट वेरिएबल से पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। ये कलर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं कि इस स्केल पे क्या वैल्यूज निकल के आ रही है। सो हम देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अगर हमारे को और देखना है डिटेल में कि हाँ कितनी वैल्यू है, तो उसके लिए हम ये मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स का यूटिलाइजेशन यही है। पहले हम सिर्फ इस मैट्रिक्स से देखेंगे तो शायद हमारे को इतनी डिटेल में ना पता चले, क्योंकि हमारे लिए कलर को देखना पहचानना ज़्यादा ईजी होता है, इसलिए हम दोनों चीज़ें प्रिंट करते हैं। इसके अलावा हम क्या देख पा रहे हैं, अगर हम x4 को देखें तो x4 जो है हमारे दोनों टारगेट वेरिएबल्स से नेगेटिवली रिलेटेड है, कोरिलेटेड है। ऐसे ही x1 की बात करें तो हमने कुछ और ऑब्जर्वेशंस में ये देखा कि x1 जो है मॉडरेटली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है दोनों y1 और y2 से। x2 की बात करें, मॉडरेटली नेगेटिवली रिलेटेड है हमारे दोनों टारगेट वेरिएबल्स से। ऐसे ही हम x3 और x7 की बात करें तो वो वीक पॉजिटिव कोरिलेशन दिखा रहा है हमारे दोनों टारगेट वेरिएबल्स के लिए। कमाल की बात यह है कि दोनों टारगेट वेरिएबल्स के लिए हमारी जितनी भी फीचर की ऑब्जर्वेशंस है लगभग सेम आ रही है। ऐसे ही हम x6 और x8 की बात करें तो वो दोनों कोई टारगेट वेरिएबल के साथ कोई कोरिलेशन नहीं दिखा रहे हैं, तो लगभग जीरो कोरिलेशन है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं ताकि हमारे को सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ x6 और x8 हमारे टारगेट वेरिएबल्स के साथ लगभग जीरो कोरिलेशन दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं x6 और x8 का टारगेट वेरिएबल ये रहा 0.001, 0.008 x6 का पता चल गया। ऐसे ही हम x8 के लिए भी देखें तो जीरो के ही पास है वो दोनों भी, तो हम मान सकते हैं कि हाँ बिल्कुल हमने ऑब्जर्वेशंस जो लिखी हैं बिल्कुल ठीक लिखी हैं बेस्ड ऑन आवर कलर विजुअलाइजेशन जो हमने कोरिलेशन एनालिसिस की करी। अच्छा, यहां पे हम एक चीज और ऑब्जर्व करते हैं, हमारा जो डेटा है उसमें टारगेट वेरिएबल्स y1 और y2 आपस में बहुत हाईली कोरिलेटेड नजर आ रहे हैं। अगर हम वैल्यूज में देखें तो 0.97 बहुत ज्यादा कोरिलेशन होता है। लगभग हम ये मान के चलें कि y1 और y2 कंप्लीटली कोरिलेटेड हैं, बिकॉज उसकी रेंज लगभग 0.97 विच इज नियरली इक्वल टू 1 आ रही है। तो इससे हम क्या ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे को टारगेट वेरिएबल्स कुछ रिलेशन के साथ मिल जाते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं कि हम उन दोनों को किसी तरीके से कंबाइन करके हमारे मॉडल को कॉम्प्लेक्स होने से बचा सकते हैं। कुछ ऐसा
एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनमें से एक हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात करें तो फाइनेंशियल मॉडलिंग में ऐसा हो सकता है कि हमारे को एक कंपनी में नेट इनकम और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन प्रिडिक्ट करना है। दोनों ही रिग्रेशन प्रॉब्लम्स है, दोनों ही KNN रिग्रेशन से सॉल्व हो सकती हैं या फिर किसी भी और ऐसे मॉडल से सॉल्व हो सकती हैं जो कि दोनों प्रॉब्लम्स के लिए कॉमन हो। अब हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम इन दोनों कॉलम्स को अलग अलग प्रिडिक्ट करने की बजाय हम इन दोनों को किसी तरीके से कंबाइन कर दें। अब वो कंबाइन स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? हम एवरेज ले सकते हैं कि भाई हमने इसका भी वैल्यू ले ली, इस y1 की भी वैल्यू ले ली, y2 की भी वैल्यू ले ली और उनका मीन ले लिया। ये एक तरीका है कंबाइन करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भाई मेरे को वेटेज जो नेट इनकम की है वो ज्यादा देनी है एज कंपेयर टू ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो हम ये बोलेंगे कि चलो ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि जो भी आपके वेट्स हैं उस हिसाब से आप उसको वेटेड एवरेज में कर दीजिए। तो इस तरीके से हम 2 अलग अलग या मल्टीपल रिस्पांस वेरिएबल्स की जगह पे हम एक कॉमन रिस्पांस वेरिएबल को ही प्रिडिक्ट करेंगे, जिससे हमें आगे चल के उस इक्वेशन से ही पता चल जाएगा कि हाँ, हमने जैसे वेटेड एवरेज किया था उस बेसिस पे हम वेटेड वे में पता लगा सकते हैं कि हमारा नेट मार्जिन और ग्रॉस मार्जिन क्या था। तो ये एक मेडिकल रिसर्च का भी एग्जाम्पल है जिसमें आप ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये भी आपस में रिलेटेड हो सकते हैं, तो उसको आप कंबाइन कर सकते हैं। बट हमेशा याद रखें, ये आपकी डोमेन नॉलेज के बेसिस पे कॉम्बिनेशन होगा। रैंडमली आप किसी भी डेटा को ऐसे कंबाइन नहीं कर सकते। आपको डोमेन नॉलेज के बेसिस पे चेक करना पड़ेगा कि क्या इन दोनों को कंबाइन करने से जो फाइनल वेरिएबल बन के आ रहा है क्या उसका सिग्निफिकेंस वही है जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स का था। अगर ऐसा है तो हाँ, आप कंबाइन कर सकते हैं इसे किसी फॉर्म में, अदरवाइज आप कंबाइन नहीं कर पाएंगे। आपको दोनों को इंडिविजुअली ट्रीट करना पड़ेगा और मॉडल हम अकॉर्डिंगली बनाएंगे। हमारे अभी के केस में हम मॉडल को दोनों रिस्पांस वेरिएबल के लिए अलग अलग ही रख रहे हैं। हम मॉडल से दोनों अलग अलग रिस्पांस वेरिएबल्स को प्रिडिक्ट करेंगे। हाँ जी, अब आते हैं विजुअलाइजेशन की बात। EDA में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमने सारे फीचर्स का हिस्ट प्लॉट बना लिया और हिस्ट प्लॉट बनाकर यहाँ पे हमने ग्रिड में रख दिया है। तो हमें पता चलता है कि ऐसा लग रहा है कि सारी जो हमारी वैल्यूज हैं फीचर्स की, वो सब कहीं ना कहीं जाकर एक वैल्यू पे बैठ जा रही है। जैसे कि अगर हम x5 की बात करें तो या तो उसकी वैल्यू -1 है या तो +1 है, जो कि एक कैटेगोरिकल डेटा की प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही हम x7 की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे को नजर आ रहा है कि 4 अलग अलग वैल्यूज हैं जिसके बहुत सारे रोज में सेम वैल्यू रिपीट हो रही है। उसको भी हम कैटेगोरिकल डेटा की तरह मान सकते हैं। अब हमारी ऑब्जर्वेशन ये निकल के आई कि सारे ही फीचर्स जो हैं ऐसा लग रहा है कि वो कैटेगोरिकल फीचर्स ही हैं, यानी हमारे पास हर एक डेटा पॉइंट की कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो कि कैटेगोरिकल है हर एक फीचर में। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक फीचर की यूनिक वैल्यूज का नंबर प्रिंट करते हैं। तो हमारे को रियलाइज हुआ कि हमारी जो यूनिक वैल्यूज हैं वो x1 के लिए सिर्फ 12 है, x2 के लिए भी सिर्फ 12 है, x3 के लिए 7 है। ऐसे ही हमने कहा कि वो ये तो बहुत कम वैल्यूज हैं। इसका मतलब ये है कि मेरी जितनी भी x1 से लेकर x8 तक की फीचर्स हैं वो सारी भले ही न्यूमेरिकल वैल्यू, भले ही उसमें मैग्नीट्यूड वाइज न्यूमेरिकल वैल्यूज पड़ी हो, बट वो न्यूमेरिकल वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब है कि वो एक कैटेगरी में लाई कर रही हैं। सो हम उसको कैटेगोरिकल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। जबकि y1 और y2 में हमारे को काफी वेरिएशन नजर आती है। 490 वैल्यूज जो हैं y1 के लिए हैं और 526 y2 के लिए हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो उसको कैटेगोरिकल की तरह हम ट्रीट नहीं कर सकते। मान के चलते हैं कि वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, वो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं एज पर द रो। चलिए अब इसको विजुअलाइज भी करके देखते हैं। y1 और y2 को विजुअलाइज करने में हमारे को क्या दिखाई देता है। हम बॉक्स प्लॉट करते हैं और हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं y1 और y2 का, और देखते हैं कि क्या होता है। तो हमें पता चलता है कि जो हमारे बॉक्स प्लॉट हैं उसमें कोई भी आउटलायर्स नहीं है।
वरना वो हमारे को, मैंने कहा था ना, कोई डॉट की तरह कोई दूर बैठा हुआ कोई पॉइंट दिख जाएगा। ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन हमारे को यहाँ पे बॉक्स प्लॉट से नहीं दिखती, ना y1 के लिए ना y2 के लिए। उसकी कुछ रेंज हमारे को नजर आ रही है, जो कि हाँ ठीक है। ऐसे ही हम काउंट में भी देख सकते हैं कि वो डिफरेंट वेरिएबल्स की डिफरेंट रेंज में है, जैसे कि 0 से लेकर 50 तक हमारे को y1 की रेंज भी नजर आ रही है, y2 की रेंज भी नजर आ रही है। तो वहां पे वैल्यूज कुछ ऐसा पैटर्न नहीं बना रही हैं जो हम कह सकेंगे हाँ ये पैटर्न हमारे को हेल्पफुल होगा। हाँ ये जरूर है कि वहां पे हमारे को आउटलायर्स जो हैं वहां पे दिख रहे हैं। कुछ मीन भी, हमारे मीन के बारे में भी हमारे को पता चल रहा है। 10 के अराउंड एक पीक नजर आ रही है, 10 और 20 के बीच में। वैसे ही हमारे को 30 के भी अराउंड भी एक पीक नजर आ रही है हिस्टोग्राम में। बट कुछ ऐसा पैटर्न नहीं नजर आ रहा है जो शायद मुझे हेल्प कर दे हमारी मॉडल को बेटर बनाने में। अब बेस्ट पार्ट, अब हम मॉडल को ट्रेनिंग में फाइनली लेके जा रहे हैं। हमने ऑब्जर्वेशंस, पैटर्न्स सब देख लिए, हमने ईडीए कर लिया। अब हमारे को मॉडल को ट्रेन करना है और उसको टेस्ट करना है। मॉडल ट्रेनिंग के लिए पहले मैंने के नियरेस्ट नेबर की जो KNN रिग्रेशन की फंक्शन होता है उसको इन्वोक कर लिया है और उसमें k की वैल्यू 7 रखी है। ये मेरा हाइपर पैरामीटर होता है, यानी एक ऐसा पैरामीटर जो कि प्री डिसाइडेड है मेरे से, उसका मॉडल से कोई मतलब नहीं है। वो मैं एज अ यूजर डिसाइड करता हूं कि उसकी वैल्यू क्या रहेगी। सो हमने k यहां पे ले लिया 7, फिट किया x ट्रेन और y ट्रेन पे और उसकी प्रिडिक्शंस ले ली ट्रेन के लिए और टेस्ट के लिए। अब रिजल्ट्स देखते हैं। रिजल्ट्स में हमारे पास ऑब्जर्वेशंस ये निकल के आई कि जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है उसका मीन एब्सोल्यूट एरर 1.4 के अराउंड है, मीन स्क्वायर्ड एरर 4.8 है और आर स्क्वायर एरर 0.94 है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है माना जाए तो, क्योंकि R2 स्कोर की रेंज 0 से 1 होती है। उसी रेंज में हमारे को 1 के पास वाली अगर कोई वैल्यू मिल जाती है तो हम कहते हैं कि हाँ ये एक अच्छी वैल्यू है। तो 0.94 जो है वो एक अच्छी वैल्यू कही जा सकती है। टेस्ट के लिए देखें तो उसकी क्या वैल्यूज आ रही है ये देखते हैं। तो इवैल्यूएशन मीट्रिक में मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आ रही है 1.6, मीन स्क्वायर्ड एरर की वैल्यू आ रही है कुछ ज्यादा 6.2, जो कि 4.8 से 2 पॉइंट्स ज्यादा ऊपर है। वैसे ही आर स्क्वायर वैल्यू की जो स्कोर है उसकी वैल्यू आ रही है 0.93, जो कि लगभग ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि हमने एक अच्छा खासा मॉडल ट्रेन कर लिया है जिसका ट्रेन स्कोर 0.94 है और जिसका टेस्ट स्कोर 0.93 है। ये सफिशिएंट हो सकता है, बट क्या हम इससे भी बेटर कर सकते हैं? सोचिए, पॉज करके सोचिए, देखिए आपको कुछ और नजर आता है कि हाँ हम ये कर सकते थे और इससे मेरा मॉडल इंप्रूव होता। फीचर सिलेक्शन, आप फीचर सिलेक्शन कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है जिससे कि हम मॉडल को इंप्रूव कर सकें। हमने ऑब्जर्व किया था, अगर हम पीछे चलें, कोरिलेशन एनालिसिस याद कीजिए आप, हमने ये ऑब्जर्व किया था कि x6 और x8 हमारे टारगेट वेरिएबल y1 और y2 से ज्यादा रिलेटेड नहीं है, लगभग 0 कोरिलेशन शो कर रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों को ड्रॉप कर दें तो क्या हमारा रिजल्ट बेटर हो सकता है? चलिए देखते हैं। हमने यहां पे यही किया है, हमने फीचर सिलेक्शन करी है और अब हमने x6 और x8 को ड्रॉप कर दिया। फिर हमने मॉडल ट्रेन करा, हमारा k 7 ही था, हमने वही रखा और हमने फिर मॉडल ट्रेन किया। तो हमने पाया कि हमारा जो R2 स्कोर है अब काफ़ी इंप्रूव हो चुका है। जहाँ कि पहले वो 0.93 पे जाकर रुक गया था, 0.94 ट्रेन के लिए रुक गया था, अब वो 0.97 तक आ गया, जो कि काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। अगर हम वहीं रुक जाते तो हमारे को ये सारे ऑब्जर्वेशंस मिलती ही नहीं। तो इसलिए हमारे को बार बार पीछे जाके देखना पड़ता है कि जो हमने एनालिसिस करी है उस बेसिस पे क्या हम मॉडल को और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हम बेटर रिजल्ट्स ला सकते हैं। और जवाब आपके सामने है कि हाँ बिल्कुल हम बेटर रिजल्ट ला पाए। हमने 0.94 के ट्रेनिंग R2 स्कोर से हम 0.7 तक आ गए, ऐसे ही हम 93 से 0.97 पे आ गए। तो ये हम
फीचर सिलेक्शन एक प्रोसीजर हो सकता है जिसके बेसिस पे आप मॉडल को इंप्रूव कर सकें। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे जो ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा है वो लगभग बराबर आए उसके इवैल्यूएशन मैट्रिसेस, और वही हम उसकी वैल्यूज की बात करें तो वो भी काफ़ी हाई हैं, हम यहाँ पे भी रुक सकते हैं। बट हम फर्दर ट्राई करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हम और भी कुछ और चीज़ें चेंज करें, जैसे कि हम के नियरेस्ट नेबर की बात करें तो यहाँ पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर था जो कि था के। क्या हम के को इंप्रूव कर सकते हैं? क्या हम टेस्ट कर सकते हैं कि कोई और के की वैल्यू से हमारा बेटर रिजल्ट आता? चलिए देखते हैं। सो हमने एक हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का सेटअप बनाया जिसमें हमने के की वैल्यू 1 से लेकर 19 तक वेरी करी, और हमने प्लॉट करा कि उसके R2 स्कोर्स क्या निकल के आ रहे हैं। तो हमने पाया कि हमारे जो डिफरेंट R2 स्कोर्स हैं वो कुछ ऐसा शेप बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है जो R2 स्कोर की मैक्सिमम वैल्यू ट्रेनिंग डेटा के लिए देगा वो के तो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू, जिस वैल्यू के लिए हमने निकाला था वो थी 7 की वैल्यू तो यहाँ बैठी है। तो इसका मतलब ये है कि कोई और के की वैल्यू लेंगे तो हमारे को और बेटर रिजल्ट इंप्रूव होकर मिल सकता है। हमने पाया कि k इज इक्वल टू 4 के लिए तो पीक बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ जितना भी हमने अभी तक के ऑब्जर्व करे। तो इसका मतलब ये है कि k इज इक्वल टू 4 के लिए हमारे को और भी बेटर रिजल्ट मिल सकते थे। इसको वेरीफाई करने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि अभी तो हमने R2 स्कोर देखा, क्या हम MSE के लिए भी यही बात कह सकते हैं? मीन स्क्वायर्ड एरर के लिए यही बात कह सकते हैं? तो देखते हैं। तो हमने पाया कि मीन स्क्वायर एरर के लिए भी हमारी जो मिनिमम, अच्छा ये यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाती है कभी कभी लोगों को कि भाई R2 स्कोर के लिए हम मैक्सिमम देख रहे हैं तो हम मीन स्क्वायर एरर के लिए भी मैक्सिमम देखें। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा याद रखना है कि एरर को आपको मिनिमाइज करना होता है। R2 स्कोर में जो हमारी रेंज होती है 0 से 1 तक, तो 1 पे हमारे को गुड रिजल्ट मिलते हैं, बेटर रिजल्ट मिलते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम 1 की तरफ हमारे R2 स्कोर को लेके जाएं। तो इसलिए हम ऊपर मैक्सिमाइज कर रहे थे, यहाँ पे हम मिनिमाइज कर रहे हैं। मीन स्क्वायर एरर को मिनिमाइज कौन सी वैल्यू के लिए कर रहा है? तो हमने ग्राफ से पता कर लिया कि 4 जो है वो मिनिमम मीन स्क्वायर्ड एरर दे रहा है। इसका मतलब k जो है हमारी बेस्ट वैल्यू देगा हमारे ट्रेनिंग डेटा के लिए। तो वही हमने किया, हमने मॉडल को फिर ट्रेन करा और इस बार हमने k 4 के लिए रखा। तो हमने यही किया और हमने पाया कि हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है वो उसका R2 स्कोर 0.98 टच कर गया, तो मतलब एक और इंप्रूवमेंट। और टेस्ट स्कोर जबकि हमारा 0.97 ही रहा, तो हमारे टेस्ट स्कोर कुछ ना इंप्रूव होते हुए भी अगर हमारा ट्रेन स्कोर इंप्रूव हो रहा है तो क्या ये हमारे लिए अच्छी बात है या हमारे लिए बुरी बात है? सोचिए, आप पॉज करके वीडियो सोचिए इस बारे में कि हमारा जो ट्रेनिंग डेटा था पहले उसके R2 स्कोर की वैल्यू आ रही थी 0.97 और टेस्टिंग डेटा के लिए भी 0.97 आ रही थी। अब अगर यहाँ पे हम लेके चलते हैं तो हमने k बेटर कर लिया, तो उसके लिए हमारे k की वैल्यू R2 स्कोर की ट्रेन की वैल्यू आ रही है 0.98 और R2 स्कोर टेस्ट की वैल्यू 0.97 ही आ रही है। तो हमारे टेस्ट में तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई, बट ट्रेनिंग में हमारी इंप्रूवमेंट आई। तो हम अब यहाँ पे क्या करें? सोचिए। सो हमने ये पता लगाया कि हमारी जो R2 स्कोर की वैल्यू है k इज इक्वल टू 4 के लिए ट्रेनिंग डेटा में बेटर रही है, तो हम k इज इक्वल टू 4 ही लेंगे। अब आप कहेंगे कि नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा ट्रेनिंग डेटा पे हम ओवरफिट कर रहे हैं। नहीं, इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपका जो ओवरफिटिंग होगी तब होगी जब हमारे ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा के बीच में जो गैप है, उसके इवैल्यूएशन मीट्रिक के बीच में जो गैप है वो काफ़ी बड़ा हो और हमारे दोनों की वैल्यूज में अंतर भी ऐसा हो कि एक वैल्यू काफ़ी बड़ी हो और दूसरी वैल्यू लगभग कम हो। ये अगर 70s की रेंज में होती तो मैं सोचता कि 0.7 और 0.8 इसमें फ़र्क है, तो हाँ ओवरफिटिंग हो सकती है कि मेरा डेटा इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन इंकलकेट नहीं कर पा रहा है। बट यहाँ बात
0.97 और 0.98 की आ चुकी है, जो कि बहुत कम डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज ना होते हुए हम ये मानेंगे कि हाँ, हमारा डेटा बहुत अच्छा है, उसने काफ़ी हद तक हमारे को सारी इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन k इज इक्वल टू 4 के लिए मैं वो वेरिएशंस भी गैदर कर पा रहा हूँ जो कभी मैंने टेस्ट डेटा के लिए चेक ही नहीं करी। वो 0.797 में शायद वो इंफॉर्मेशन हमारी कैप्चर हुई नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा टेस्ट डेटा है। तो वो जो 20% टेस्ट डेटा है, शायद उसमें वो इंफॉर्मेशन या वो वेरिएंस कैप्चर ही नहीं हुई है जो एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग डेटा में पड़ी हुई थी। तो हमने वो अभी तक इंफॉर्मेशन कैप्चर करी ही नहीं थी, बट अब वो इंफॉर्मेशन कैप्चर हो गई है और स्लाइट इंप्रूवमेंट हमारे को ट्रेनिंग डेटा में दिखती है। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल k इज इक्वल टू 4 जो है वो बहुत अच्छा k है, और ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में हम इस डेटा को लेकर हम बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आती है बारी कंक्लूजन की। तो हमने आज क्या सीखा? हमने आज KNN रिग्रेशन किया, जिसमें हमने प्रिडिक्ट करना था कि एक बिल्डिंग की शेप और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसका हीटिंग और कूलिंग लोड कैसा रहेगा, उसकी रिक्वायरमेंट अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बेसिस पे हमने अपना मॉडल ट्रेन करा और हमने पाया कि उसका R2 स्कोर ट्रेनिंग डेटा के लिए 0.98 है और टेस्टिंग डेटा के लिए 0.97 है, जो कि एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग स्कोर है, टेस्टिंग स्कोर है। इसमें हमने ये भी देखा कि हमारी जो बेस्ट वैल्यू k की निकल के आई वो 4 थी। अब हम यहाँ पे एक ट्राई इट योरसेल्फ हमेशा की तरह एक्सरसाइज आपको देंगे, जिसको आपको खुद ट्राई करना है। अभी तक जो आपने सीखा उसको आप अपने एंड पे दोबारा करके देखिए, अपनी ऑब्जर्वेशंस लगाइए, इंट्यूशंस इंट्यूशंस लगाइए और देखिए कि आप इससे भी बेटर रिजल्ट ला सकते हैं क्या। उसके अलावा एक एक्सरसाइज जो हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे ये है, जिसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है कि हमारे को फॉरेस्ट एरिया कितना बर्न हुआ है, हमारे को इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो कि नॉर्थ ईस्ट पुर्तगाल की अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे को दी हुई है। तो उस बेसिस पे मीटेरोलॉजिकल डेटा और बाकी डेटा जो हमारे को दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आप KNN रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन करिए और देखिए कि क्या आप उस मॉडल को बना पा रहे हैं, एक अच्छे ट्रेनिंग मॉडल की इवैल्यूएशन मीट्रिक दे पा रहे हैं। आप चाहें तो इस हिंट का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपका रिजल्ट अदरवाइज बेटर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके ऊपर है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। आगे चल के आपको ऐसी इंट्यूशन बार बार लगानी पड़ेगी, इसलिए हो सकता है कि आपको उधर हिंट मिले या ना मिले। यहाँ पे हम आपको एक हिंट दे रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से आपको जैसा सही लगे वैसा कीजिए। तो समरी में आज हमने k नियरेस्ट नेबर रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन करा, उसको टेस्ट करा, हमने फीचर स्केलिंग और फीचर सिलेक्शन करनी सीखी, हमने आउटलायर्स डिटेक्ट कैसे करते हैं बॉक्स प्लॉट का यूज़ करके ये भी जाना, फिर हमने मल्टीपल टारगेट वेरिएबल्स को कब कंबाइन करने की ज़रूरत पड़ सकती है और किस तरीके से कंबाइन किया जा सकता है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ली। फिर हमने एक मॉडल को ट्रेन और टेस्ट किया, और फाइनली हमने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग देखी हमारे k पैरामीटर की। इसी के साथ हमारा ट्यूटोरियल यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।